selecting a research area, developing your research question and building a research hypothesis। इस सारे सिनेरियो में एक बात जिसको ज़्यादातर रिसर्चर इग्नोर करते हैं, that is about the research collaboration, that how you can collaborate with the other researchers, with other departments, with other institutes and with other countries when you are developing your research hypothesis। So in this specific video we are going to unfold the concept of research collaboration in detail। I'm Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer। Welcome back to my channel। जब हम रिसर्च कोलैबोरेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम इसको सादा अल्फाज में इस तरह से डिफाइन करते हैं कि दिस इज़ अ टीम ऑफ इंडिविजुअल रिसर्चर्स जो कि एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए रिसर्च करने जा रही है। प्रैक्टिकली रिसर्च कोलैबोरेशंस की बात करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी दूसरे इंस्टीट्यूट जाना पड़े या आपको किसी दूसरे कंट्री जाना पड़े फिर ही आपकी रिसर्च जो होगी वो कोलैबोरेटिव रिसर्च होगी। वो रिसर्च आपके अपने रिसर्च ग्रुप के अंदर रहते हुए भी हो सकती है। आप अपने सब्जेक्ट के अंदर रहने वाले लोगों के साथ भी रिसर्च कोलैबोरेशन डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लोग हैं, फॉर एग्जांपल फिजिकल केमिस्ट्री के लोग हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लोग हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक चीज़ में रिसर्च नहीं हो रही, ठीक है, बट इफ़ यू मिक्स वन टाइप ऑफ रिसर्च विद अदर टाइप ऑफ रिसर्च और आप इन दोनों टाइप ऑफ रिसर्च के कंबो से एक नई तरह का रिसर्च प्रपोजल डेवलप करते हैं तो दिस रिसर्च इज कॉल्ड अ कोलैबोरेटिव रिसर्च। ठीक है, इसकी एक सादा सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड ये है कि मैं आयनिक लिक्विड्स जो हैं, ग्रीन सॉल्वेंट्स, उनको सिंथेसाइज करती हूँ। तो ग्रीन सॉल्वेंट सिंथेसाइज करके अगर मेरी साथ वाली कोलीग जो हैं वो कुछ सिंथेसिस कर रही हैं और फॉर एग्जांपल वो एनासिड्स बना रही हैं या किसी भी तरह की वो सिंथेसिस कर रही हैं और उसमें कुछ सॉल्वेंट यूज़ कर रही हैं या उसमें कोई कैटालिस्ट यूज़ कर रही हैं, तो आई विल प्रेफर कि मैं अपने आयनिक लिक्विड्स को उसकी सिंथेसिस में एज अ कैटालिस्ट और एज अ सॉल्वेंट यूज़ करके देखूं ताकि एक तो उसकी सिंथेसिस ग्रीन सिंथेसिस हो जाए, ठीक है, और एक ये कि इन सॉल्वेंट्स का उसके सिंथेसिस की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे क्या इफेक्ट होता है हम उसको चेक कर सकें। तो ये मैंने एक कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया जिसमें मैंने डिफरेंट काइंड के आयनिक लिक्विड्स प्रिपेयर किए और मेरी दूसरे रिसर्च ग्रुप वाले कोलीग ने उन आयनिक लिक्विड्स को अपनी सिंथेसिस के डिफरेंट तरह के मोड्स में यूज करके देखा। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल काइंड ऑफ कोलैबोरेशन। उसमें ये हुआ कि हमारे काम में मुख्तलिफ तरह की एक्सपर्टीज इन्वॉल्व हो गई और हमारे काम में एक ऐसी चीज आ गई जिसको दो मुख्तलिफ तरह की एक्सपर्टीज रखने वाले लोगों ने कॉम्बिनेशन डेवलप करके एक नई चीज जो थी उसको मार्केट में लेके आए जिसकी डिमांड में थी। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपनी रिसर्च कोलैबोरेशन को अपने ग्रुप, अपने स्पेसिफिक ब्रांच से शुरू कर सकते हो और इसको आप इन्हांस कर सकते हैं टुवर्ड द अदर रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ योर ओन इंस्टीट्यूट। फॉर एग्जांपल हमने उसके फिजिकल पैरामीटर्स करवाने हैं कोई, तो हम फिजिक्स डिपार्टमेंट की कोई फिजिकल स्टडीज करवा सकते हैं। हमने उनके डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज चेक करनी है या हमने उनके डिफरेंट तरह के बिहेवियर्स को, फिजिकल बिहेवियर्स को नोट करना है, अब्जॉर्प्शन को मेजर करना है, हमने उसकी जो है डिफरेंट तरह की कंपटीशनल स्टडीज करनी है तो हम उस में दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प ले सकते हैं। हम लोगों ने उसको डिफरेंट तरह की डिजीज के अगेंस्ट चेक करना है तो हम बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की जो है उसके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को जीरो से लेके एंड तक जो है उसको डिफरेंट तरह से उसके रिजल्ट्स जो है हमको इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसको डिफरेंट तरह से क्लेम कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा हमारी कोलैबोरेटिव रिसर्च होगी, जिस तरह से मैं पहले बात करती हूँ, उसके उतने ज़्यादा अप्लाइड रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं, उतना ज़्यादा वो आपका वर्क जो होगा वो वैल्यूएबल होगा और डेफिनेटली आपका जो रिसर्च पेपर है वो भी अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में सबमिट होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ द कोलैबोरेशंस जो कि आप डेवलप कर सकते हैं बीइंग अ यंग रिसर्चर। और डेफिनेटली आई विल नॉट गो थ्रू ऑल द डिटेल प्रोसेस का आपको किस तरह की जो है वो उसके लिए पेपर रिक्वायरमेंट होंगी, वो आपका डिपार्टमेंट, आपका इंस्टीट्यूट जो है उसको डेफिनेटली उनकी हर डिपार्टमेंट के अपना एक रिक्वायरमेंट होती है। यू हैव टू फॉलो दीज रिक्वायरमेंट्स और आप इन कोलैबोरेशन की तरफ बहुत आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, तो पहली कोलैबोरेशन आपके अपने डिपार्टमेंट के अंदर है, दूसरी कोलैबोरेशन विद इन द सेम इंस्टीट्यूट रहते हुए आप दूसरे डिपार्टमेंट के साथ डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आने के
के चांसेस हैं। तीसरी तरह की कोलैबोरेशन ये है कि आप अपने सेम कंट्री में रहते हुए किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में अपनी रिसर्च कोलैबोरेशन को डेवलप करो। अब ये रिसर्च कोलैबोरेशन बाज़-औक़ात इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट की कोलैबोरेशन उनके MOUs हुए होते हैं एंड यू हैव टू जस्ट फिल द फॉर्म, और आप उस डिपार्टमेंट की, उस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट की लेबॉर्ट्रीज जो होती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। या उसके लिए फॉर एग्जांपल आपके कॉन्टैक्ट्स में वो बंदा है जिसकी लेबॉर्ट्री में आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लेबॉर्ट्री में नहीं है, लेकिन आपके रिसर्च वर्क को कंप्लीट होने के लिए उन स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की, उन स्पेसिफिक स्टडीज़ की ज़रूरत है जो कि किसी और इंस्टीट्यूट की लेबॉर्ट्री में पड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली यू विल टॉक टू योर सुपरवाइजर एंड योर सुपरवाइजर विल कम्युनिकेट विद द ऑफिशियल्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, और आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके उस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर सकते हो, उस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के जो रिसर्च सुपरवाइजर्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हो। इस तरह की कोलैबोरेशन जो आप इंडिविजुअल बेसिस पे डेवलप करते हो, डेफिनेटली वो आपके फॉर दैट स्पेसिफिक रिसर्च प्रपोजल होती हैं एंड नाउ इट्स अप टू यू कि आप वहाँ पर किस तरह का अपना जो है वो बिहेवियर शो करके आए हो, आप अपनी लेबॉर्ट्री में किस तरह का आपने काम किया। जितना अच्छा आप किसी लेबॉर्ट्री में जाके परफॉर्म करते हैं और जितना अच्छा आप वहाँ पे अपने रिलेशंस बना के आते हैं, जितना आप अपने वहाँ के सुपरवाइज़र को सेटिस्फाई करके आते हैं, आपके लिए दोबारा उस लेबॉर्ट्री को ज्वाइन करने के दरवाजे जो होते हैं वो खुल जाते हैं। और आप एक बिकॉज दिस ऑल अबाउट योर बिहेवियर, दिस ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, दिस ऑल अबाउट योर इनपुट। जितने अच्छे रिसर्च स्कॉलर आप बन के दिखाओगे उतना ज़्यादा आप रिसर्च सुपरवाइज़र आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं और उसकी कोशिश होती है कि आप उसकी टीम को ज्वाइन करो। ठीक है, तो व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद समवन एल्स और आप कुछ ऐसे के लिए वहाँ पर गए हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ पर आपकी पोजीशन बने, तो ट्राई टू बी लॉयल, ट्राई टू बी फेयर, ट्राई टू हार्ड वर्क, ताकि आपके उस स्पेसिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपकी जो पोजीशन है वो आइंदा आने वाले टाइम के लिए जो है वो सिक्योर हो जाए। इसी तरह जब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे रिसर्च कोलैबोरेशंस की बात करते हैं तो वो डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च कोलैबोरेशंस हैं जिसमें आपके सुपरवाइजर के लिंक्स भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट और आपकी अपनी रिसर्च जो है वो भी शामिल हो सकती है। आप किसी रिसर्च सुपरवाइजर से कंसेंट ले सकते हैं, उससे 6 मंथ्स और 3 मंथ्स इंटर्नशिप टाइम ले सकते हो और उसमें मोस्ट प्रोबेबली वो आपको फंडिंग भी जो है वो भी प्रोवाइड कर दे, और इस तरह से आप अपनी रिसर्च जो है इंटरनेशनल लेवल पे जाके किसी और डिपार्टमेंट, किसी और इंस्टीट्यूट में जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। नो, दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप किस तरह से किस टाइप की रिसर्च कोलैबोरेशंस कर सकते हो एंड रिसर्च कोलैबोरेशंस होती क्या हैं और इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। नो, लेट्स हैव अ लुक ऑन द बेनिफिट्स ऑन द लार्जर स्केल कि किस तरह से आप एक रिसर्च कोलैबोरेशन जो है उसके बेनिफिट ले सकते हैं। एक ऐसा रिसर्च प्रपोजल जो आपने मुख्तलिफ तरह के रिसर्च ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप किया है वो आपको किस तरह के फ़ायदे जो है वो दे सकता है। तो डेफिनेटली आपने एक ऐसा रिसर्च प्रपोजल डेवलप किया है जिसमें आप मुख्तलिफ एरियाज़ की रिसर्च को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप सोल्यूशन जिनका पेश करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, आपका बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस आप पेश कर रहे होंगे और डेफिनेटली आपके वर्क के पेटेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आपने डिफरेंट तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व किए हुए हैं, तो आपका एक स्पेसिफिक डाटा डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट हो रहा है, डिफरेंट तरह से आप उसके एनालिसिस कर रहे हो, तो दिस विल गिव यू अ ग्रेट फील ऑफ एन्जॉयमेंट और आपको ऐसे लगेगा कि आप एक चीज़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्सप्लोर कर रहे हो, मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स उसके जो है वो रिवील कर रहे हो, तो दिस विल गिव यू अ ग्रेट फीलिंग ऑफ अचीवमेंट एंड एन्जॉयमेंट आल्सो। और डेफिनेटली व्हेन यू आर डेवलपिंग अ रिसर्च प्रपोजल और उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो सारा काम आपको खुद नहीं करना पड़ रहा, आपने अपने काम को डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, तो आपके लिए वो एक फटीग जो होती है पूरे काम की वो भी कम हो जाती है और रिस्क भी उसमें कम इन्वॉल्व होते हैं। रिस्क से मुराद ये कि एक रिसर्च आपने की और आपने उसका दूसरा पोर्शन उसके रिलेटेड एक्सपर्ट से करवाया, ठीक है, तो उसने अपने फुल नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको किया, तो फिर आपके जो जब पेपर सबमिट करवाते हैं तो उसके रिजेक्शन के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं, क्योंकि आपने अपना डाटा जो था उसको हर लिहाज से एवेल्युएट किया, हर लिहाज के लोग जो थे, हर स्पेशलिटी के लोगों को उसमें शामिल किया, तो रिस्क फैक्टर भी उसमें जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। काम आपका जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, ठीक है, आप बहुत तेज़ी से अपना वर्क जो है उसको वाइंड अप भी कर लेते हैं। अगर आपके जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो हैं उनको आप कोप अप कर लें और उनको मीटिंग्स में बैठ के रिजॉल्व कर लें, और आप जो अपने पेपर सबमिट करवाने की जो
पहले तनकीद होती है जिससे भी आप बच जाते हो, क्योंकि आपने एक तो डाटा बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, दूसरा ये कि आपने उस स्पेसिफिक डाटा से रिलेटेड एक्सपर्ट से वो डाटा जो है वो गैदर किया है। और जब आप अपने पेपर डेफिनेटली लिखते हैं तो आप वो सारे इंस्टीट्यूट्स और सारी लेबॉर्ट्रीज़ और उन एक्सपर्ट्स के नाम मेंशन करते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अपने रिजल्ट्स को एक अच्छे जर्नल में पब्लिश करवाना। सवालों के जब हम कंपैरिजन में देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो रिसर्च कोलैबोरेशन के दौरान आपको फेस करने पड़ सकते हैं और आपने उनको कोप अप कैसे करना है, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। सबसे पहला प्रॉब्लम जिसकी हम बात करते हैं वो आपके उस रिसर्च ग्रुप में डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट माइंड के लोग हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं। तो डेफिनेटली हर एक का जो काम करने का स्टाइल होगा, डाटा इंटरप्रेट करने का स्टाइल होगा, अपना एक उसकी रूटीन होगी काम करने की। तो यू हैव टू बियर ऑल दीज थिंग्स। आपको बाज़ औक़ात इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। आपने अपने उनका काम किया, अपना जो आपके हिस्से में काम आ रहा था वो आपने किया, और फिर उसके बाद जो अगले बंदा जो है वो उतने टाइम से ज़्यादा टाइम में आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है और फिर उसके बाद आपने अगले स्टेप में एंटर होना है। तो डेफिनेटली ये थोड़ी सी फटीग होती है जिसको आपने बियर करना होता है। एंड यू हैव टू बिल्ड योर स्टेमिना एंड यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड कि आपको इस तरह की जो थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल चीज़ें हैं उनमें से भी गो थ्रू होना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली यू विल हैव अ गुड रिजल्ट्स इन योर हैंड्स। ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है अबाउट द when you are working with a different kind of people। आपको थोड़ा सा ethical consideration को भी देखना पड़ेगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो डाटा के हिसाब से when you are publishing your paper तो आपके साथ वो definitely as a first author or the second author और third author की गेम भी थोड़ी सी आपको जो है वो भी फेस करनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि आप जब अपना रिसर्च प्रपोजल डिफाइन कर रहे हैं, जब आप रिसर्च डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें ये सबसे एथिकल इश्यूज जो है उनको पहले रिजॉल्व कर लें कि किस तरह से जब पेपर सबमिट होगा तो उसमें जो नेमिंग ऑर्डर है वो किस तरह से जो है वो डिज़ाइन होगा। और डेफिनेटली जब आपकी रिसर्च जो होगी वो विदिन अ सेम ग्रुप होगी और विदिन अ सेम इंस्टीट्यूट होगी तो आपके लिए मीटिंग्स तय करना भी थोड़ा सा आसान रह जाएगा। लेकिन जैसे कि आप दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ अपनी रिसर्च कोलैबोरेशन डेवलप कर रहे हैं तो फिर आपका जो मीटिंग टाइम है, आपके जो मीटअप्स हैं उनके लिए बाज़ औक़ात आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, बाज़ औक़ात मीटिंग्स के लिए बड़ा लंबा लंबा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग अगर वर्चुअली ले आएँ, ईमेल्स के थ्रू कर लें और इसका एक सेट कर लें, सेट पैटर्न कर लें या अपने डे डिफाइन कर लें कि दिस इज़ द डे जिसमें हम सारे रिसर्च ग्रुप की जो मीटिंग वो होगी, इधर वो वर्चुअल हो इधर वो फिजिकल हो, तो तभी आपके लिए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना जो है वो बहुत हद तक आसान हो जाएगा। तो आई होप सो कि रिसर्च कोलैबोरेशन के बारे में वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वेश्चन किया इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट इज़ रिसर्च कोलैबोरेशन, उनको इसका जवाब मिल गया होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इन वीडियोज़ को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिनके बारे में आप समझते हैं कि आप उनको किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं।